हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुकौशल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ यूजीसी नेट कॉमर्स। अभी जो पेपर हुआ था जून 2022 में, उसमें जो मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में, उनको हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और हमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो चलिए पहले रीड करते हैं स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो क्या बोलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आर सेट्स ऑफ इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर कंजप्शन। कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं वो एक इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस का सेट है जो मेन क्या काम करते हैं, प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाते हैं कंजप्शन के लिए। ठीक है, तो जो प्रोसेस होती है प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाने की, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का क्या यही काम होता है? जी हाँ, यही काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का कि डिस्ट्रीब्यूट करना प्रोडक्ट को। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं और वो क्या होते हैं, एक तरह से इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जो सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं वो अब सेपरेटली अलग अलग वर्क नहीं कर सकते, वो आपस में इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं और वो एक ये जो प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाने की प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हम कह सकते हैं कि वो ट्रू है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो क्या बोलता है कि ऑल मार्केटिंग चैनल्स हैव द पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉम्पिटिशन रिजल्टिंग फ्रॉम गोल इनकम्पैटिबिलिटी। कि गोल इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन अराइज होने के पोटेंशियल्स होते हैं मार्केटिंग चैनल्स में, सभी मार्केटिंग चैनल्स में। अब गोल इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है? गोल इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है कि जो गोल्स हैं उनके वो compete करते हैं, एक तरह से कॉमन गोल नहीं है होना इज इनकम्पैटिबिलिटी। कॉमन गोल ना होना इज गोल इनकम्पैटिबिलिटी। कि हर एक मार्केटिंग चैनल्स के अपने अपने गोल्स होते हैं और वो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, एक साथ उनको अचीव नहीं किया जा सकता। ऐसे गोल्स हो तो उनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्पिटिशन्स अराइज होने के पोटेंशियल्स होते हैं। तो क्या ये बात सही है या नहीं है? अब जो मार्केटिंग चैनल्स हैं, सारे मार्केटिंग चैनल्स, उन सबका एक काम तो नहीं हो सकता, सबका अलग अलग काम है और सबका मतलब जो गोल है किस जरूरी नहीं है कि गोल सबके कॉमन ही हो। किसी का गोल है कि किसी कॉस्ट में एफिशिएंसी को अचीव करना, किसी का है कि कस्टमर्स को बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो ऐसे गोल्स जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। तो गोल इनकम्पैटिबिलिटी की सिचुएशन अराइज हो सकती है। तो अगर गोल इनकम्पैटिबिलिटी की सिचुएशन अराइज हो सकती है मार्केटिंग चैनल्स में, तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्पिटिशन्स भी अराइज होने के पोटेंशियल्स होते हैं। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट 2 है वो भी ट्रू है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है, इसके अंदर लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1 और 2 हमें मैच करना है इनको। फर्स्ट जो लिस्ट 1 है उसके अंदर दिए हैं PLC स्टेजेज, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेजेज दी हुई है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, और साथ में कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी दी है सेकंड लिस्ट में कि हम कौन सी स्टेज पे कौन सी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम समझते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज होती है। ये जो चार्ट है इसके अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की से रिलेटेड सारी स्ट्रेटेजीज हैं वो मेंशन की हुई है। मेन 4 स्टेप होते हैं। स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट को, फिर ग्रोथ स्टेज, देन मैच्योरिटी स्टेज और डिक्लाइन स्टेज। 4 स्टेज है और 4 स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन है यहाँ पर, और साथ में इनकी स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्राइस से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन। अब जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या पूछा है कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड, कम्युनिकेशन यानी कि एडवर्टाइजमेंट में ही कम्युनिकेट करेंगे हम प्रोडक्ट के बारे में, तो एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड। फर्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज में। इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या 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 चीज़ हम एडवर्टाइज करते हैं, क्या कम्युनिकेट करते हैं? हम बिल्ड करते हैं हमारे प्रोडक्ट की अवेयरनेस, किसके अंदर? जो अर्ली अडोप्टर्स हैं उनके अंदर, और उनको और जो डीलर्स हैं प्रोडक्ट के उनको, तो उनको हम हमारे प्रोडक्ट के लिए अवेयर करते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज पे। फिर ग्रोथ स्टेज पे हम क्या करते हैं? इंगेजमेंट बिल्ड करते हैं मास मार्केट में। जो मास मार्केट है उसके अंदर इंटरेस्ट और इंगेजमेंट बिल्ड करते हैं हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड। फिर मैच्योरिटी स्टेज पे क्या कम्युनिकेट करते हैं? हम जो ब्रांड डिफरेंसेस हैं उन पे मेनली फोकस करते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा डालते हैं ब्रांड डिफरेंसेस पे, या प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट से रिलेटेड हमने जो भी चीज़ की है उनको कम्युनिकेट करते हैं मैच्योरिटी स्टेज पे। फिर जब डिक्लाइन स्टेज आती है तब हम, एक मिनट, जब डिक्लाइन स्टेज आती है तब हम क्या करते हैं? हमारा जो भी हम चीज़ कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो भी हमारी कम्युनिकेशन की स्ट्रेटेजी है उसको हम रिड्यूस कर देते हैं मिनिमम लेवल पर। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजीज फॉलो करते हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड हम अलग अलग स्टेजेज पे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। तब अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दोबारा मैच करते हैं जो एक एक को रीड करके। फर्स्ट जो है वो है कि स्ट्रेस ब्रांड डिफरेंसेस एंड बेनिफिट्स एंड इंकरेज ब्रांड स्विचिंग। कि ब्रांड डिफरेंसेस पे फोकस करना। ब्रांड डिफरेंसेस पे कब फोकस करेंगे हम? जब हमारा प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज में पहुंच जाएगा। तो जो बी है उसका राइट जो मैच है वो मिल रहा है फर्स्ट से।
फिर है बिल्ड अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट इन मास मार्केट में, यानी कि बड़े लेवल पे अवेयरनेस और इंटरेस्ट बिल्ड करना। ये कब करेंगे हम, जब हमारा प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज में होगा। नेक्स्ट है फिर रिड्यूस टू मिनिमम लेवल नीडेड टू रिटेन कस्टमर्स, मिनिमम लेवल तक रिड्यूस कर देना, कब, जब हमारा प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज में पहुंच जाएगा। और फिर इंट्रोडक्शन स्टेज में ये बच गया फोर्थ, प्रोडक्ट की अवेयरनेस और ट्रायल्स अमॉन्ग डीलर्स और जो अर्ली अडोप्टर्स हैं उनमें अवेयरनेस बिल्ड करना प्रोडक्ट की। ठीक है, ये हम मैच करेंगे तो आ जाएगा हमारा बी से 1 था, बी से 1, हाँ सेकेंड ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, सेकेंड ऑप्शन राइट। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन ए प्रॉपर सीक्वेंस टू डेवलप सक्सेसफुल मार्केट ऑफरिंग, कि जो स्टेप्स दिए हुए हैं कुछ, इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। ये जो स्टेप्स हैं वो किससे रिलेटेड है, एक सक्सेसफुल मार्केट ऑफरिंग्स को डेवलप करने से रिलेटेड, कि कैसे एक मार्केट ऑफरिंग जो है वो एक मार्केटर डेवलप करता है। अब ये जो क्वेश्चन है ये कुछ ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट बुक से कोई सीक्वेंस वाइज उठा के दे दिया। इसके लिए आपको क्या, आपका जो कंसेप्ट है मार्केटर क्या काम करता है, ठीक है, तो वो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इनको अरेंज कर सकते हो स्टेप वाइज। अब इसको समझने से पहले एक बार आप ये समझते हैं कि जो मार्केटिंग की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं, या एक मार्केटर की क्या काम करता है पूरी प्रोसेस के थ्रू। सबसे पहले वो अंडरस्टैंड करता है मार्केट प्लेस को, कस्टमर्स की नीड्स वांट्स क्या है उनको अंडरस्टैंड करता है। फिर वो एक अपनी जो मतलब एक कस्टमर से रिलेटेड ही या कस्टमर के अकॉर्डिंग अपनी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो डिजाइन करता है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है वो उसको डिजाइन करने के बाद वो कंस्ट्रक्ट करता है एक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्लान, ठीक है, जिसके अंदर वो डिलीवर करता है वैल्यू कस्टमर को। फिर वैल्यू डिलीवर करने से क्या होता है कि जो उसके रिलेशनशिप बन जाते हैं कस्टमर्स के साथ प्रॉफिटेबल, जिससे उसको प्रॉफिट मिलता है। एंड फिर फाइनली वो जो वैल्यू उसने क्रिएट की है उसको कैप्चर कर लेता है। ये एक मार्केटिंग की प्रोसेस है। अब इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि एक मार्केटर क्या काम करता है। अब मार्केटिंग ऑफरिंग की बात करें तो मार्केटिंग ऑफरिंग का मतलब ये है कि कोई प्रोडक्ट ऑफर करना कस्टमर्स को। तो कैसे एक मार्केटिंग जो ऑफरिंग है वो डेवलप होती है, इस पहले हम एक बार सारे ऑप्शन को रीड आउट कर लेते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या बोलता है कि द स्पेसिफिक्स ऑफ मार्केट ऑफरिंग, की क्या ऑफर किया जाएगा वो चीज़ स्पेसिफाई करना, मॉनिटरिंग गोल प्रोग्रेस, अल्टीमेट क्राइटेरिया फॉर सक्सेस, लॉजिस्टिक्स फॉर ऑफ क्रिएटिंग द ऑफरिंग एंड वैल्यू क्रिएटेड इन द टारगेट मार्केट। अब देखो ये ऑप्शंस को रीड आउट करके ही हमने ये भी ऑप्शन देखा कि मॉनिटरिंग गोल प्रोग्रेस को मॉनिटर करना। गोल प्रोग्रेस को कब मॉनिटर करेंगे हम, जब हमारा सारा काम बन जाएगा तभी देखेंगे कि हमने गोल अचीव किया या नहीं किया। तो जो बी ऑप्शन है वो कहाँ आएगा, लास्ट में आएगा। तो जहाँ पर भी बी ऑप्शन लास्ट में नहीं है उनको एक्सक्लूड कर देंगे। हमारे पास 3 ऑप्शन बच गए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अब देखो ये है अल्टीमेट क्राइटेरिया फॉर सक्सेस, की सक्सेस का क्या क्राइटेरिया होगा। ये कोई भी हम अगर प्लान कर रहे हैं, कोई भी चीज़ की प्रोसेस है तो उसमें हम क्या चीज़ को हम सक्सेस मानेंगे, वो जो क्राइटेरिया है वो हम सबसे स्टार्टिंग में डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो जो सी ऑप्शन है वो क्या आएगा, सबसे पहले आएगा। तो जहाँ पर सी ऑप्शन पहले नहीं है उनको एक्सक्लूड कर देंगे। तो ए ऑप्शन भी एक्सक्लूड हो गया और ये सेकंड ऑप्शन भी एक्सक्लूड हो गया। 2 ऑप्शन बचे, ये और ये। अब देखो सबसे पहले सी ऑप्शन आ गया। फिर सबसे पहले हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा सक्सेस का क्राइटेरिया क्या होगा। देन हम डिसाइड करेंगे कि क्या हम वैल्यू क्रिएट करेंगे टारगेट मार्केट में, ठीक है। पहले वैल्यू क्या क्रिएट करेंगे वही डिसाइड करेंगे कि वैल्यू क्रिएट करेंगे हम टारगेट मार्केट में। फिर हम स्पेसिफाई करेंगे कि किस चीज़ के थ्रू हम वो वैल्यू क्रिएट करेंगे, क्या ऑफर करेंगे हम मार्केट को। तो स्पेसिफाई करेंगे कि क्या मार्केट ऑफरिंग्स होगी। तो सबसे पहले था सी के बाद ई और ई के बाद ए। फिर इसके बाद हम लॉजिस्टिक, कि किस वे में हम जो प्रोडक्ट है किस लॉजिस्टिक के थ्रू कस्टमर तक पहुंचाएंगे। तो उसके बाद डी। तो अगर हम ये मैच करें ऑप्शन तो CEAD, जो ये लास्ट डी ऑप्शन है ये हमारा राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो आपको ऐसे सोल्व करने हैं क्वेश्चन, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, इनडायरेक्टली कंसेप्चुअली पूछे जाते हैं। और मार्केटिंग और HRM से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं ऐसे जो इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स आर कंसिडर्ड रेलेवेंट इन बिहेवियर सेगमेंटेशन ऑफ कंज्यूमर, की बिहेवियर के बेसिस पे अगर हम कस्टमर्स को, जो कंज्यूमर्स हैं उनको सेगमेंट करें तो कौन से जो वेरिएबल्स हैं वो कंसिडर किए जाएंगे। अब ये जो सेगमेंटेशन के वेरिएबल है वो अलग अलग होते हैं। यहाँ पर मैंने ये टेबल मेंशन की है, इसके अंदर दिए हुए कि
अगर हम जो भी सेगमेंटेशन के बेसिस होते हैं, जैसे ज्योग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक और बिहेवियर, उसमें कौन कौन से बेसिस जो वेरिएबल्स हैं उनको हम कंसीडर करते हैं। अब जैसे ज्योग्राफिक बेसिस पे हम डिवाइड कर रहे हैं कस्टमर को, तो उसमें क्या क्या चीज़ें कंसीडर करेंगे? नेशन वाइज, रीजन, स्टेट, कंट्रीज वाइज, सिटी वाइज, नेबरहुड वाइज, पॉपुलेशन डेंसिटी, अर्बन है, सब अर्बन है, रूरल है, क्लाइमेट वाइज ज्योग्राफिक में। डेमोग्राफिक में हम क्या एज है, क्या लाइफ स्टाइल, जो लाइफ साइकिल है उसकी स्टेज है, जेंडर क्या है, इनकम क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, एजुकेशन, रिलीजन, एथनिसिटी और जनरेशन से रिलेटेड चीज़ें। साइकोग्राफिक में क्या, साइकोग्राफिक मतलब उसकी सोशल क्लास क्या है, उसका लाइफ स्टाइल क्या है, उसकी पर्सनैलिटी, उसका एटीट्यूड क्या है, ये चीज़ें साइकोग्राफिक में। फिर है बिहेवियर। बिहेवियर में क्या ओकेशंस पे, मतलब क्या ओकेशंस वो सेलिब्रेट करता है, या उसका क्या रोल होता है, बेनिफिट्स, यूजर स्टेटस क्या है उसका, यूसेज रेट क्या है, लॉयल्टी स्टेटस क्या है। तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है इससे, हमसे पूछा है बिहेवियर सेगमेंटेशन में, तो बिहेवियर सेगमेंटेशन में क्या आएगा? लाइफ स्टाइल आएगा? जी नहीं। यूजर स्टेटस? हाँ। ओकेशन? हाँ। लॉयल्टी स्टेटस? तो BCE, राइट, BCE ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट्स आर कंसिडर्ड व्हाइल डिसाइडिंग इकोनॉमिक वैल्यू टू कस्टमर प्राइसिंग? कि इकोनॉमिक वैल्यू से रिलेटेड जो ये प्राइसिंग मेथड होता है, जहाँ पे इकोनॉमिक वैल्यू, जो कस्टमर्स की इकोनॉमिक वैल्यू है उसको यूज करके या उसको कंसीडर करके हम प्राइस डिसाइड करते हैं, तो उसके अंदर हम इनमें से कौन से जो फैक्टर्स हैं या इनपुट्स हैं उनको कंसीडर करते हैं और किसको नहीं करते हैं। अब इसको समझने से पहले आपको एक बार ये समझ लो कि इकोनॉमिक जो वैल्यू कस्टमर प्राइसिंग है ये होती क्या है। तो अब ये जो कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग है, इसमें क्या होता है कि हम कोई कस्टमर हमारे प्रोडक्ट की, उसके मतलब दिमाग में या उसके माइंड में क्या वैल्यू है हमारे प्रोडक्ट की, उसके बेसिस पे हम प्राइस डिसाइड करते हैं प्रोडक्ट का। अगर कोई कस्टमर को ये लगता है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, तब उनका हाई प्राइस चार्ज करते हैं। और अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के लिए वैल्यूएबल नहीं है या उसके माइंड में उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई वैल्यू नहीं है, वो वैल्यू नहीं करता, तब हम उसका लो प्राइस रखते हैं। तो एक तरह से कस्टमर के माइंड में क्या वैल्यू है प्रोडक्ट की, उसके बेस पे प्राइस डिसाइड करना इज ए कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। इसमें ये देखो, सबसे पहले हम असेस करते हैं कि कस्टमर की नीड और उसकी वैल्यू परसेप्शंस हैं क्या। ठीक है, कि उसके उसके नीड के अकॉर्डिंग या उसकी वैल्यूज़ की परसेप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट है या नहीं है। फिर हम सेट करते हैं टारगेट प्राइस जो मैच करे कस्टमर्स की वैल्यू के, कि जितनी वो वैल्यू कर रहा है उसके बेसिस पे उस लेवल का प्राइस डिसाइड करेंगे हम। फिर कॉस्ट को डिटरमाइन करेंगे और फिर प्रोडक्ट जो है वो डिजाइन करेंगे और उसको डिलीवर कर देंगे कस्टमर को। तो अब देखो, इन से आपको मतलब समझ आ गया होगा कि जो ये वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू टू कस्टमर प्राइसिंग है वो क्या होती है। अब इस प्राइसिंग के में कौन कौन से जो फैक्टर्स है वो कंसीडर करेगा एक मार्केटर, कि बायर्स की जो इमेज है प्रोडक्ट परफॉर्मेंस के बारे में, उस चीज़ को कंसीडर करेगा या नहीं करेगा? ऑफ कोर्स करेगा, क्योंकि यही तो चीज़ है कि बायर्स वैल्यू करता है प्रोडक्ट की या नहीं करता। तो ए जो है वो ऑप्शन आएगा। देन है फिर वारंटी क्वालिटी, कि हम वारंटी अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो जो क्वालिटी है वो चीज़ क्या कस्टमर के मतलब उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट करने में अफेक्ट कर सकती है वारंटी और या नहीं कर सकती। अब अगर हम वारंटी दे रहे हैं तो क्या कस्टमर के माइंड में उस प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज होगी या नहीं होगी? ऑफ कोर्स होगी। अगर हम वारंटी दे रहे हैं, वारंटी क्वालिटी अच्छी है, तो वो चीज़ अफेक्ट करेगी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वैल्यू कस्टमर के माइंड में। तो इस चीज़ को भी हम कंसिडर करेंगे। तो ए भी आएगा, बी भी आएगा। नेक्स्ट है फिर डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है कि हम एक कि क्या रिटर्न हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट से डिजायर करते हैं, वो उस चीज़ को हम कंसिडर करते हैं जब ये वाली प्राइसिंग स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा कि सबसे पहले हम कस्टमर्स के बारे में, कि कस्टमर के क्या वैल्यू है वो चीज़ कंसीडर करते हैं, ये चीज़ नहीं करते कि हमें कितना पैसा कमाना है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से। तो जो सी ऑप्शन है वो नहीं आएगा। डी है कस्टमर डिमांड। कस्टमर की डिमांड को कंसिडर करेंगे कि कस्टमर क्या डिमांड करता है उस प्रोडक्ट की? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे कस्टमर डिमांड को। देन है फिर कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर सपोर्ट, कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को कितना सपोर्ट करता है। जब हम वैल्यू ही कर रहे हैं कंसीडर कि कितनी वैल्यू है किसी प्रोडक्ट की, तो कस्टमर कितना सपोर्ट कर रहा है वो चीज़ यही बताएगी कि क्या वैल्यू है उस कस्टमर के माइंड में, दिमाग में हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो ये चीज़ भी तो कंसिडर अपने आप होगी। तो ए, बी और ई राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा फर्स्ट। ठीक है, ये देखो। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कस्टमर्स आर रिस्क अवर्स, टेक्नोलॉजी शाय एंड प्राइस सेंसिटिव। कि कौन से टाइप ऑफ कस्टमर जो है वो रिस्क अवर्स होते हैं, टेक्नोलॉजी शाय होते हैं और प्राइस सेंसिटिव होते हैं। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स दे रखे हैं। अर्ली अडोप्टर्स, अर्ली मेजोरिटी, लेट मेजोरिटी, लैगर्ड्स। अब कस्टमर्स को ये डिफरेंट टाइप्स कैसे डिसाइड हुए हैं? जब भी एक प्रोडक्ट नया लॉन्च होता है मार्केट में, तो कौन कस्टमर उसको पहले अडोप्ट करता है, फिर उसको बाद में करता है, और फिर लास्ट तक जो कस्टमर्स उनको अडोप्ट करते हैं एक
सीक्वेंस वाइज, तो उनके बेसिस पे यहाँ कस्टमर्स को अलग अलग डिवाइड किया जाता है। जैसे सबसे पहले जो कस्टमर्स ट्राई करता है प्रोडक्ट को उनको बोला जाता है इनोवेटर्स, फिर उसके बाद अर्ली अडोप्टर्स, अर्ली मेन स्ट्रीम, लेट मेन स्ट्रीम और लैगिंग अडोप्टर्स, यानी कि जो बिल्कुल लास्ट में करते हैं। तो अब जो ये अलग अलग टाइप्स ऑफ कस्टमर हैं, इनकी कुछ फीचर्स होती है। अब जो इनोवेटर्स होते हैं वो सबसे पहले नया प्रोडक्ट जो ट्राई करते हैं, तो वो कैसे होते हैं, वो वेंचरसम नेचर के होते हैं। वो नए जो आइडियाज़ हैं, नई चीज़ें हैं, उनको ट्राई करने का रिस्क लेते हैं, ठीक है। फिर जो अर्ली अडोप्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ओपिनियन लीडर्स होते हैं। वो ट्राई तो करते हैं नए आइडियाज़ को, लेकिन थोड़े केयरफुली होके। इनोवेटर्स की तरह नहीं है कि बिल्कुल फुल्ली रिस्क उठा लिया नए प्रोडक्ट को ट्राई करने का, ठीक है, वो ऐसा नहीं करते। फिर आते हैं अर्ली मेन स्ट्रीम। अर्ली मेन स्ट्रीम क्या होते हैं कि जो मतलब रेयरली लीडर्स की तरह होते हैं। वो अडोप्ट तो करते हैं नए आइडियाज़ को, लेकिन जब उस प्रोडक्ट को बहुत सारे लोगों ने ट्राई कर लिया हो तब ट्राई करते हैं वो, ठीक है, अर्ली मेन स्ट्रीम। फिर उसके बाद आते हैं लेट मेन स्ट्रीम। लेट मेन स्ट्रीम होते हैं स्केप्टिकल टाइप ऑफ पीपल। ये क्या होते हैं कि जब काफ़ी सारे लोगों ने उसको ट्राई कर लिया हो तब उसको यूज़ करते हैं। अब इस काफ़ी सारे लोगों ने, यानी कि एक मेजॉरिटी ऑफ पीपल ने उनको ट्राई कर लिया उस प्रोडक्ट को, तब यूज़ करते हैं। तो एक तरह से ये जो है वो नए प्रोडक्ट को ईजिली एक्सेप्ट नहीं करते। और एक्सेप्ट नहीं करते क्यों? क्योंकि ये रिस्क, थोड़ा भी रिस्क नहीं लेना चाहते, ठीक है, थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहते लेट मेन स्ट्रीम वाले। और फाइनली आते हैं जो लैगर्स हैं। वो लैगर्स कौन से होते हैं? वो जो ट्रेडिशन बाउंड होते हैं। ट्रेडिशन बाउंड कि उनका ट्रेडिशन में जो चीज़ें, जो प्रोडक्ट्स नहीं आते वो उनको अडोप्ट ही नहीं करते। वो सिर्फ तभी अडोप्ट करते हैं जब उनके ट्रेडिशन में इंक्लूड हो वो चीज़ें, ठीक है। ये होते हैं बिल्कुल लास्ट वाले। तो अब जो क्वेश्चन है उसके अंदर पूछा था कि जो कस्टमर्स रिस्क अवर्स होते हैं, टेक्नोलॉजी साइ और प्राइस सेंसिटिव होते हैं, तब देखो अर्ली अडोप्टर्स तो हो नहीं सकते क्योंकि वो तो जल्दी ट्राई करते हैं। अर्ली मेजोरिटी भी नहीं हो सकती, ये भी मतलब एक एवरेज नंबर ऑफ पीपल्स अगर यूज़ कर ले तो फिर यूज़ कर लेते हैं। लैगर्ड्स वो होते हैं जो ट्रेडिशन बाउंड होते हैं। वो इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि उनके ट्रेडिशन में नहीं होता। लेकिन जो लेट मेजोरिटी है वो क्यों नहीं करती? क्योंकि वो रिस्क अवर्स होते हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाहते जो नए जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर, ठीक है। तो इस वजह से तो जिसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? लेट मेजोरिटी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोऑर्डिनेटेड इन द हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन? जो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन है उसमें हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में कौन सा जो अभी इनमें से ऑप्शन है उसको कोऑर्डिनेट नहीं किया जाता, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या होता है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या होता है? जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, जो हमारे कम्युनिकेशन के जो मेथड्स हैं उनको मिक्सअप करके कम्युनिकेट करते हैं इंटीग्रेटेडली। हमारी जो कंपनी, जो भी ये टूल्स होते हैं प्रमोशन के, जैसे एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट और डिजिटल मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशन, इनको एक ब्लेंड मिक्स करके हम कम्युनिकेट करते हैं। और साथ में हम हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के मेन जो मिशन है और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, उनको मिक्सअप करके इंटीग्रेटेड मैनर में कम्युनिकेट करते हैं। तो वो होता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। अब ये जो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन है ये टू मतलब टाइप्स का हो सकता है, या हम एक तरह से इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में क्या डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट है। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि हम हमारे जो प्रोडक्ट है, नेक्स्ट स्लाइड पे बता रखा है मैंने। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि जो हमारा जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड चीज़ें कौन सी? जो मार्केटिंग मिक्स में आती है। मार्केटिंग मिक्स में जो प्रोडक्ट है, प्लेस है, प्रमोशन है, प्राइसिंग है, ये चीज़ें, और जो हमारे बिजनेस फंक्शंस हैं उनको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। बिजनेस फंक्शन में कौन से? प्रोडक्शन से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, इनको इकट्ठा करके, इनको ब्लेंड करके कम्युनिकेट करते हैं। वो होता है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। और जो वर्टिकल इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? वर्टिकल इंटीग्रेशन, उसके अंदर हम हमारे जो हायर लेवल पे कंपनी के जो गोल्स वगैरह होते हैं, जो गोल्स मिशन है, उनके साथ हम हमारी जो नीचे की चीज़ें हैं उनको इंटीग्रेट करते हैं, तब वो होता है वर्टिकल इंटीग्रेशन, ठीक है। ये वर्टिकल इंटीग्रेशन को आगे भी समझेंगे, क्वेश्चन आया हुआ है वर्टिकल इंटीग्रेशन से रिलेटेड भी। अब हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। ये आंसर ही निकल गया, चलो कोई ना।
Which one of the following is not coordinated in the horizontal integration of integrated marketing communication? पैकिंग, कस्टमर सर्विसेज, सेल्स प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने बात की कि जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर हम किन की बात करते हैं? प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें, मार्केटिंग मिक्स से रिलेटेड चीज़ें और जो हमारे बिजनेस फंक्शंस हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें। तो पैकिंग किससे रिलेटेड होगी? प्रोडक्ट से रिलेटेड। सेल्स प्रमोशन डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या हो गई? ये बिजनेस फंक्शंस हो गए। तो ये जो तीनों हैं ये इनको हम कोऑर्डिनेट करते हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में। लेकिन जो कस्टमर सर्विसेज हैं कि क्या सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को, वो हमारा जो वर्टिकल इंटीग्रेशन होता है जो हमारा उसके अंदर इंक्लूड होती है, क्योंकि उसके अंदर हम जो क्या सर्विसेज किस टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे ये हम हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल्स में मिशंस में ऊपर हायर लेवल पे डिसाइड करेंगे कि किस टाइप ऑफ सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे। तो जो सर्विसेज से रिलेटेड पोर्शन है जो ये पार्ट है ये हम कोऑर्डिनेट करते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन में, ना कि हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड सर्विस ऑफरिंग? कि कौन सा जो एग्जाम्पल है वो हाइब्रिड सर्विस ऑफरिंग का है। अब ये हाइब्रिड सर्विस ऑफरिंग क्या होता है इसको समझते हैं। सर्विसेज हैं उनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। किस बेसिस पे? कि कितनी सर्विसेज इंक्लूड है। एक तो वो होते हैं कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो बिल्कुल प्योर टेंजिबल गुड्स होती है। अब इसका एग्जांपल जैसे शॉप वगैरह है, टूथपेस्ट वगैरह है, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट होते हैं टेंजिबल प्रोडक्ट, इनके साथ हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते, तो वो हो गए प्योर टेंजिबल गुड्स। एक फिर सेकंड जो है वो होता है कि मेन तो टेंजिबल गुड्स होती है लेकिन साथ में कुछ सर्विसेज होती है, थोड़ी बहुत अकाउंटिंग सर्विसेज होती है। तो इसका एग्जांपल जैसे देखो अब कार है, कार लेते हैं हम, तो मेन जो चीज़ है कार वो तो एक टेंजिबल प्रोडक्ट है लेकिन उसके साथ में कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे मेंटेनेंस से रिलेटेड, वारंटी से रिलेटेड और कुछ और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो वो क्या हो गया? वो टेंजिबल का और सर्विस का मिक्स हो गया, लेकिन टेंजिबल जो गुड जो है उसमें मेन पार्ट है। फिर एक कैटेगरी होती है हाइब्रिड सर्विस की। हाइब्रिड में क्या होता है कि इक्वल पार्ट होता है, जितनी गुड्स होती है उतना ही सर्विसेज का पोर्शन होता है। ठीक है, एक मिक्स पार्ट यानी कि इक्वल पार्ट अगर इंक्लूड हो तो उसको बोला जाता है हाइब्रिड। फिर एक होता है मेजर सर्विस और माइनर गुड्स, कि जैसे ये जो था इसमें टेंजिबल गुड्स में मेन गुड जो चीज़ थी वो थी टेंजिबल गुड्स कार, लेकिन ये जो फोर्थ पार्ट है इसमें क्या होता है कि मेन जो पार्ट है वो तो होती है सर्विसेज, साथ में कुछ गुड्स होती हैं छोटी मोटी। अब इसका एग्जांपल एक बार ये हाइब्रिड का एग्जांपल हमने छोड़ दिया। हाइब्रिड में क्या एग्जांपल, जैसे अब रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में हम क्या करते हैं, हम साथ में सर्विसेज भी मिलती है, हमें फूड्स वगैरह प्रोवाइड की जाती है और हम कुछ प्रोडक्ट भी लेते हैं। प्रोडक्ट कैसे कि फूड दिया जाता है तो वो प्रोडक्ट में आ गया, लेकिन साथ में हमारी जो नीड है हंगर से रिलेटेड वो चीज़ भी सेटिस्फाई होती है। तो वो कोई एक तरह से टेंजिबल भी चीज़ होगी क्योंकि फूड्स प्रोवाइड हो रहा है और साथ में हमें खाने से रिलेटेड जो सर्विसेज प्रोवाइड की सर्विस भी होगी, तो मिक्स हाफ मिक्सअप होगा ना, तो वो हाइब्रिड का एग्जाम्पल है। फोर्थ जो था जिसके अंदर सर्विसेज जो है वो मेन पार्ट होती है और हाँ सर्विसेज मेन पार्ट होती है और साथ में कुछ थोड़ी बहुत टेंजिबल गुड्स प्रोवाइड की जाती है। तो इसका एग्जांपल है जैसे हम ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड एयरलाइन से में हम जाते हैं कहीं पे, ठीक है, तो मेन तो हम सर्विसेज ले रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, लेकिन साथ में हम वहाँ पर फूड वगैरह भी और ड्रिंक्स वगैरह भी मिलती है, तो वो चीज़ क्या है, वो एक टेंजिबल गुड्स होगी। तो जो टेंजिबल गुड्स हैं वो तो एक सपोर्टिंग चीज़ है, मेन जो ले रहे हैं हम वो सर्विस है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड मेन तो हमारा वहीं पर्पज है वहाँ पर, तो मेन सर्विस है और साथ में कुछ माइनर गुड्स हैं। फिर एक फॉर्म आती है प्योर सर्विसेज की, जहाँ पर कोई टेंजिबल गुड्स नहीं होती, सिर्फ सर्विसेज मिलती है, जैसे कि साइकोथेरेपिस्ट से रिलेटेड है या काउंसलिंग से रिलेटेड है, टीचिंग एजुकेशन से रिलेटेड है, वहाँ पे प्योर सर्विस प्रोवाइड की जाती है, साथ में कोई टेंजिबल गुड्स नहीं दी जाती। तो ये 5 जो है वो फॉर्म होती हैं सर्विसेज की या सर्विस मिक्स की हम बोल सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें क्या पूछा गया था कि जो हाइब्रिड सर्विस ऑफरिंग है उसका एग्जांपल। अब कंसल्टिंग है, कंसल्ट कर रहे हैं तो कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे, तो ये भी नहीं होगा। मैसेज है, मैसेज में भी कोई नहीं प्रोडक्ट नहीं होता। जो रेस्टोरेंट मील है उसके अंदर क्या होता है कि हाफ मैंने बताया था फूड भी प्रोवाइड होता है और एक तरह से सर्विस भी दे रहे हैं वो हमें, तो इसके अंदर इक्वल पार्ट होता है टेंजिबल गुड्स का भी और सर्विस का भी। तो ये जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन था वो था कार विद वारंटी। ये जो हमारा सेकंड पार्ट था इसका एग्जांपल है मेन टेंजिबल गुड्स है और साथ में कुछ अकम्पनिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। अरेंज द फॉलोइंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज एंड अदर प्रैक्टिसेज एज पर लाइफ साइकिल ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट विच नो क्लोथ सब्सिट्यूट आर अवेलेबल। अब देखो इसके अंदर भी पूछा गया प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से रिलेटेड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी की, एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेजेज पे अलग अलग स्टेज पे हम कैसे प्राइसेज को की जो स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो करेंगे, लेकिन साथ में इन्होंने एक कंडीशन मेंशन की है कि ऐसा प्रोडक्ट जिसका कोई क्लोथ सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं है।
ठीक है, आपको पता होगा सब्स्टिट्यूट क्या होता है, कि वैसा ही सेम प्रोडक्ट जो जो प्रोडक्ट नीड, मतलब एक पर्टिकुलर कस्टमर सेगमेंट की जो नीड सेटिस्फाई कर रहा है, वही नीड कोई और प्रोडक्ट सेटिस्फाई कर सके। जैसे अब चाय होती है, तो चाय का सब्स्टिट्यूट हम कॉफ़ी को ले सकते हैं एक बार, ठीक है, क्योंकि जो दोनों ही एक तरह से ड्रिंक है सिमिलर टाइप ऑफ की, तो एक तरह से अगर चाय वाले कस्टमर्स को चाय में कुछ से रिलेटेड प्राइसेस वगैरह हाई कर ले, तो वो कुछ कस्टमर्स जो हैं वो शिफ्ट हो सकते हैं, वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं चाय को कॉफ़ी की तरह, या कॉफ़ी को चाय को रिप्लेस कर सकते हैं। तो अभी इन्होंने बोला है कि ऐसा प्रोडक्ट जिसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, यानी कि वो अकेला ही उस टाइप का प्रोडक्ट है, तो इसकी लाइफ साइकिल की प्राइसिंग जो स्ट्रेटेजीज हैं उनको उसके लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग, स्टेजेस के अकॉर्डिंग बताओ। अब अगर हम नॉर्मली देखें एक प्रोडक्ट का कि जो वो है कि क्या स्टेजेज यूज़ होगी, तो ये चार्ट मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि प्राइसिंग कैसे, जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है वो कैसे यूज होती है, इंट्रोडक्शन पे, ग्रोथ पे, मैच्योरिटी पे और डिक्लाइन पे। जो इंट्रोडक्शन है वहाँ पर कॉस्ट प्लस, फिर प्राइस को पेनिट्रेट मार्केट, प्राइस टू मैच और बीट कंपटीटर, और फिर लास्ट में कट कर देते हैं प्राइसेस को। लेकिन अब हमारे जो क्वेश्चन है इसके अंदर ये चीज़ नहीं पूछी, क्योंकि इसके अंदर कंडीशन मेंशन करती कि कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो हम ये वाली जो वो नॉर्मल प्रोडक्ट वाली प्राइसिंग स्ट्रेटेजी यूज नहीं कर सकते। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अब देखो एक 2 टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती है, बहुत कॉमन है, आपके सिलेबस में भी है, एक स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी और एक पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। तो अब जो स्कीमिंग और प्राइसिंग है, ये क्या होती है कि जब भी हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो उस प्रोडक्ट के लॉन्च में अगर हम स्टार्टिंग में ही बिल्कुल हाई प्राइस चार्ज करें, तो वो तो होती है स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी। और अगर हम जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं उसके स्टार्टिंग में बिल्कुल लो प्राइस चार्ज करें, तो वो होती है पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी। तो अब देखो ऐसा प्रोडक्ट है जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तब हम उस प्रोडक्ट के स्टार्टिंग में ही क्या कम प्राइस चार्ज करेंगे? बिल्कुल नहीं, हम उसके स्टार्टिंग में ही हाई प्राइस चार्ज करेंगे, क्योंकि कोई रिप्लेस ही नहीं कर सकता हमारे प्रोडक्ट को, ठीक है। तो इससे मार्केटर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेने की कोशिश करेगा, तो वो स्टार्टिंग में जो है वो हाई प्राइस चार्ज करेगा। तो हाई प्राइस चार्ज करेगा तो कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करेगा? स्कीमिंग प्राइसिंग। तो जो स्टार्टिंग में, तो उस प्राइसिंग का नाम ही हो गया, ठीक है, स्कीमिंग प्राइसिंग। तो जो फर्स्ट जो अगर हम इनको स्टेप वाइज डालें, तो फर्स्ट पे क्या आएगा? स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी। तो जिसमें भी स्कीमिंग, ये डी ऑप्शन स्टार्टिंग में नहीं है, उनको एक्सक्लूड कर देंगे, इन 2 ऑप्शंस को, बचे ये 2, फर्स्ट और फोर्थ। अब आगे देखते हैं। अब देखो कि स्कीमिंग प्राइसिंग में मैंने क्या बताया कि क्या होता है, स्टार्टिंग में हम प्राइस जो है वो हाई रखते हैं। तो अब हमने इंट्रोडक्शन स्टेज पे हमने स्कीमिंग प्राइसिंग लॉन्च कर दिया, मतलब स्कीमिंग के बेसिस पे लॉन्च कर दिया अपने प्रोडक्ट को। फिर जब ग्रोथ स्टेज आएगी तब हम क्या करेंगे? ग्रोथ में क्या होता है प्रोडक्ट की ग्रोथ में, तो उसकी जो सेल्स है, जो डिमांड्स है, वो इंक्रीज ही होती है। तब हम उसके साथ साथ ही अपना जो प्राइस है प्रोडक्ट का, उसको भी राइज करेंगे, ग्रेजुअली राइज करेंगे जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस को। फिर जब हमारा प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज में पहुंच जाएगा, मैच्योरिटी स्टेज में, तब मैंने बताया था कि हम हमारे जो प्रोडक्ट है उसमें डिफरेंशिएशन क्रिएट करते हैं, कम्युनिकेशन वाले में भी बताया था क्वेश्चन में। तो इसमें हम क्या करेंगे? हमारे प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट्स लेके आएंगे, उसको उसमें मार्केट सेगमेंटेशन करेंगे, उसको कुछ उसमें एक तरह से डिफरेंशिएशन करने की क्रिएट करेंगे, तो प्रोडक्ट को इम्प्रूव करेंगे। फिर प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के बाद अब जब मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच जाता है, तो एक जो लिमिट है उसकी सेल्स की, वो मैक्सिमम हो जाती है, और उसके बाद फिर डिक्लाइन होने लग जाती है। तब उस डिक्लाइनिंग को कम करने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमारा प्राइस है उसको रिड्यूस करेंगे धीरे धीरे, ठीक है, ग्रेजुअली रिड्यूस करेंगे प्राइस को, ताकि जो हमारी सेल्स है वो सेम लेवल पे रह सके। फिर उसके बाद जब बिल्कुल ही जो प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन स्टेज पे बिल्कुल आ जाएगा, तब हम लार्ज कट करेंगे प्राइसेस को, ठीक है, ताकि जो भी लेवल है हमारा वो तो कम से कम रह ही सके सेल्स का, इसलिए हम बिल्कुल कट कर देंगे प्राइसेस को, और यही स्कीमिंग प्राइसिंग होती है। तो अगर हम ये ऑप्शंस को मैच करें, सबसे पहले क्या था हमारा? स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी, डी। फिर हम ग्रेजुअली राइज करेंगे प्राइसेस को, एंड देन हम इम्प्रूवमेंट करेंगे और मार्केट सेगमेंट करेंगे, एंड फिर सी ऑप्शन से मैच करें, तो ये हमारा जो फोर्थ है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेज इन सक्सेसिव ऑर्डर ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की प्रोसेस से रिलेटेड सीक्वेंस लगाना है। अब जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड प्रोसेस होती है ये। सबसे पहले हम आइडिया आता है, हम आइडिया लाते हैं कि क्या क्या हम प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर करेंगे, किस टाइप ऑफ का प्रोडक्ट। फिर काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं, उनको स्क्रीन करेंगे कि कौन सा आइडिया बेस्ट है।
फिर एक पर्टिकुलर आइडिया को सेलेक्ट करने के बाद हम कंसेप्ट डेवलपमेंट करेंगे कि क्या ये आइडिया जो हमने सेलेक्ट किया ये पॉसिबल है, उसको टेस्ट करके देखेंगे। फिर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलप करेंगे कि कैसे हम हमारी जो मार्केटिंग एक तरह से प्रोडक्ट है उस मार्केटिंग ऑफरिंग्स को एग्जीक्यूट करेंगे, उससे रिलेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलप करेंगे। एंड देन बिजनेस को एनालाइज करेंगे, फिर प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे एंड फाइनली हम उसको टेस्ट करके देखेंगे और फिर फाइनली लास्ट लेवल पे मतलब बड़े लेवल पे उसको कमर्शलाइज कर देंगे, प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। ये स्टेप होते हैं एक नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट की प्रोसेस के। अब हम आए हमारे क्वेश्चन पे, तो एक मिनट, सॉरी, हाँ, तो जो ऑप्शन है वो क्या है, कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, आइडिया स्क्रीनिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्ट मार्केटिंग। अब इसके अंदर आइडिया डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है तो हम सबसे पहले स्क्रीन ही कर देंगे आइडियाज़ को, तो सी ऑप्शन स्टार्टिंग में आ जाएगा, आइडिया स्क्रीनिंग। आइडिया स्क्रीनिंग के बाद हम कंसेप्ट डेवलपमेंट करेंगे एंड देन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलप करेंगे, फिर प्रोडक्ट को डेवलप कर देंगे और फाइनली टेस्ट मार्केटिंग। तो CABDE सेकंड जो ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोऑर्डिनेटेड इन द वर्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। मैंने बताया था कि एक हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन होता है, एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल हमने पढ़ लिया था। वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होता है, इसके अंदर हम हमारे जो मार्केटिंग के जो हायर लेवल पे जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो मिशंस हैं, उनके साथ इंटीग्रेट करते हैं सारी एक्टिविटीज़ को, तो वो होता है वर्टिकल इंटीग्रेशन। अब अगर हम हमारा क्वेश्चन देखें तो इसके अंदर बोला गया कि इनमें से किसको कोऑर्डिनेट नहीं किया जाएगा वर्टिकल इंटीग्रेशन में। अब हमने देखा था कि कस्टमर सर्विसेज हैं, इनको तो किया जाएगा क्योंकि इसको तो हॉरिजॉन्टल में नहीं कर रहे हम हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड है, सेल्स से रिलेटेड है और प्राइसिंग से रिलेटेड है। तो अब देखो क्या प्रोडक्ट हम डेवलप करेंगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड जो मेन चीज़ें हैं वो कैसे कहाँ डिसाइड होंगी, वो टॉप लेवल पे हमारे जो गोल्स हैं उनके अंदर डिसाइड होगी कि कैसे प्रोडक्ट डेवलप करेंगे। इनके एक टॉप लेवल पे स्ट्रेटेजीज डिसाइड होंगी कि कैसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट डेवलप किया जाएगा। फिर सेल्स के लेवल होंगे, वो चीज़ें होंगी। लेकिन अगर हम देखें प्राइसिंग किससे रिलेटेड है, प्रोडक्ट के जो हमारा मार्केटिंग मिक्स है उससे रिलेटेड है। तो मार्केटिंग मिक्स जो है वो हम किस में इंटीग्रेट करते हैं, हम हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में करते हैं, ठीक है। वर्टिकल इंटीग्रेशन में हम जो मेन गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, जो मेन गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, मिशंस हैं, उनको इंटीग्रेट करते हैं। जो कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उनको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ना कि जो मार्केटिंग मिक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको कम्युनिकेट करने की, ठीक है। जब हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है तो तब हम मार्केटिंग मिक्स से रिलेटेड और जो हमारे बिजनेस के फंक्शंस हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन जब वर्टिकल इंटीग्रेशन है तो उसके अंदर हम क्या चीज़ें कम्युनिकेट करते हैं, उसके अंदर हम हमारे जो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स जो मिशंस हैं उनको कम्युनिकेट करते हैं, हमारे कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स के साथ एक तरह से उनको कोऑर्डिनेट करते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पे, pricing practices of setting a price target and then developing a product that would allow the firm to maximize total profit at that price is called। कि जो एक प्राइसिंग की प्रैक्टिस जिसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सेट करते हैं प्राइस टारगेट और फिर प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं ताकि जो हमारा प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो इस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को क्या बोला जाएगा, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये मेरे को नहीं लगा कि ये सही है, लेकिन फिर भी जो मेंशन किया गया है ऑफिशियल की में जो की दी है एनटीए ने, उसके अंदर यही मेंशन किया गया है। अब ये देखो इसके अंदर 4 मेथड प्रैक्टिस दे रखी है प्राइसिंग की, या मेथड बोल सकते हैं। ये क्या होते हैं हम इनको समझते हैं पहले। सबसे पहले है प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग का मतलब होता है कि एक सेल कर देना, एक लिमिट लगा देना प्राइस का कि इससे बियॉन्ड प्राइस जो है वो इंक्रीज नहीं किया जाएगा, प्राइस सीलिंग। प्राइस मैचिंग, प्राइस को मैच करना। एंड प्राइसिंग पावर, एक पावर जहाँ पे प्राइसिंग को डिसाइड करने की पावर होती है। अब जो प्राइस लाइनिंग है ये एक थोड़ी नई चीज़ है। ये क्या होती है प्राइस लाइनिंग, इसका मतलब होता है एक मेथड है प्राइस डिसाइड करने का, एक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है। इसके अंदर जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट की का एक प्रोडक्ट लाइन कंसेप्ट होता है प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट मिक्स के अंदर। तो वो प्रोडक्ट लाइन में सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन उनके मतलब उनकी कुछ फीचर्स जो हैं या उनकी जो कुछ क्वालिटीज़ है वो अलग अलग होती हैं। तो उस प्राइस लाइन, जो उस प्रोडक्ट लाइन है उसके अलग अलग प्रोडक्ट की, उनकी फीचर्स के, उनकी क्वालिटी और उनके एट्रीब्यूट के बेसिस पे प्राइसेस को डिसाइड करना, ये जो प्राइस लाइनिंग। तो अब ये जो क्वेश्चन अगर हम देखें, इसके अंदर बोला गया है कि ऐसी प्राइसिंग प्रैक्टिस जहाँ पर पहले टारगेट डिसाइड किया जाए और फिर प्रोडक्ट को डेवलप किया जाए, यानी कि पहले तो प्राइस डिसाइड कर दे इस प्रोडक्ट का हम इतना चार्ज करेंगे और फिर उसके बाद प्रोडक्ट को डेवलप किया जाए। तो ऐसी प्राइसिंग प्रैक्टिसेस कौन सी होगी।
तो अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें तो जो कोई भी ऑप्शंस है वो एक प्राइसिंग मेथड या प्राइसिंग प्रैक्टिस की बात नहीं करते, सिर्फ प्राइसिंग लाइनिंग ही एक प्राइसिंग मेथड है। तो इसका राइट आंसर भी यही दिया हुआ है की में, प्राइस लाइनिंग हो गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग मेथड इज यूज्ड इन रेगुलेटेड इंडस्ट्री, की जो रेगुलेटेड इंडस्ट्री है उनमें कौन से प्राइसिंग मेथड को यूज़ किया जाता है। ये भी क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही नहीं लगा मेरे को, बाकी आप देख लेना। अब रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज़ की बात की है, रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती है। रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनको गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। जो गवर्नमेंट मेन रेगुलेशंस रखती है जिन इंडस्ट्रीज़ पे, वो होती है रेगुलेटेड इंडस्ट्री। अब अगर हम बात करें डिफरेंट, ये जो ऑप्शन है इनके अंदर मेथड्स दिए हुए हैं, इनको एक एक को पहले समझते हैं, फिर जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग को मार्कअप प्राइसिंग भी बोलते हैं। ये कैसा प्राइसिंग मेथड होता है, इसके अंदर हम पहले प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, उसकी क्या कॉस्ट आएगी, ठीक है। उस कॉस्ट को कैलकुलेट करने के बाद उसके अंदर हमारा जो प्रॉफिट है वो ऐड करते हैं और फिर फाइनली प्राइस डिसाइड करते हैं। ये होता है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड। एक होता है कॉम्पिटिशन बेस्ड प्राइसिंग। इसके अंदर क्या होता है, कॉम्पिटिशन बेस्ड प्राइसिंग के अंदर हम कंपटीटर्स की स्ट्रेटेजी क्या, उसने प्राइस यूज किया, उन चीज़ों को कंसिडर करके प्राइस डिसाइड करते हैं। फिर ये कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग तो हम पढ़ ही चुके हैं, कि जहाँ पर हम जो बायर है उसकी क्या परसेप्शन है, क्या वैल्यू है उसकी, मतलब वो क्या वैल्यू करता है प्रोडक्ट के बारे में, उसके बेसिस पे प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना। तो अब अगर हम ऑप्शन पे मूव करें रेगुलेटेड, तो जो मार्कअप प्राइसिंग है ये भी कोई रिलेटेड नहीं है। मार्कअप प्राइसिंग यानी कि जो गवर्नमेंट से रिलेटेड इंडस्ट्री है वहाँ पे कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है, बिल्कुल नहीं किया जाता कॉस्ट को कंसीडर, क्योंकि गवर्नमेंट तो कई बार कॉस्ट से कम प्राइस पे भी, जितनी उनको मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट आई है उससे कम प्राइस पर भी प्रोडक्ट को सेल आउट करने की कुछ स्कीम्स या कुछ लो रेगुलेशन वो ले आती है। फिर है टारगेट रेट ऑफ रिटर्न प्राइसिंग, कि एक पर्टिकुलर टारगेट डिसाइड करके कंपनी जो भी है प्रोडक्ट को सेल कर रही है, फिर उसका प्राइस चार्ज करे कि मेरे को इतना टारगेटेड रिटर्न अर्न करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है फिर इकोनॉमिक वैल्यू टू कस्टमर प्राइसिंग, की कस्टमर की क्या वैल्यू, उसकी मतलब कस्टमर क्या वैल्यू है, कस्टमर की परसेप्शन क्या है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसके बेसिस पे प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना। या फिर कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। अब देखो गवर्नमेंट जो है वो कॉस्ट वाली तो यूज नहीं करती, तो ये ऑप्शन को तो एक्सक्लूड कर दे। कंपटीशन वाली बात करें, गवर्नमेंट कभी ऐसे कंपटीशन नहीं करती कि उस वो जो प्रोडक्ट है सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट किस प्राइस पे मिल रहा है उसकी बेस पे डिसाइड करो, क्योंकि गवर्नमेंट तो एक तरह से सोशल वेलफेयर से रिलेटेड काम करने होते हैं। फिर बात करें कस्टमर वैल्यू प्राइसिंग, ये भी नहीं करती, क्योंकि ये तो वही लोग करते हैं जो मार्केटर करते हैं, जिनको स्ट्रेटेजी बनानी होती है कि कस्टमर उनके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो। तो जो बचा ऑप्शन कौन सा, सेकंड, टारगेट रेट ऑफ रिटर्न, ये आंसर की में भी यही मेंशन किया हुआ है। ओके, मूव करते हैं अब नेक्स्ट पे। यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग दे रखा है, लिस्ट 1 और 2 मेंशन है। यहाँ पर कुछ टर्म्स दे रखी है मार्केटिंग की और उनका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। अब ये टर्म क्या होती है, कैश काउ, क्राउन ज्वेल्स, फॉलन एंजल्स, फाइट्स गियर, पहले इनको समझते हैं। अब ये जो BCG मैट्रिक्स है बहुत पॉपुलर है, आपने भी सुना होगा। BCG मैट्रिक्स ग्रोथ मैट्रिक्स होती है, इसके अंदर होती हैं 4 टर्म, क्वेश्चन मार्क, ये SBO होते हैं कि अलग अलग कंडीशन में कंपनी के कि उनका कितना मार्केट शेयर है और उनकी ग्रोथ कितनी है। तो जो क्वेश्चन मार्क होता है उसकी जो मार्केट शेयर है वो तो लो होता है, लेकिन जो मार्केट ग्रोथ है वो हाई होती है। फिर स्टार में क्या होता है, दोनों चीज़ें हाई होती है, मार्केट ग्रोथ भी और मार्केट शेयर भी। फिर कैश काउ में क्या होता है, जो मार्केट शेयर है वो तो हाई होता है, लेकिन जो मार्केट ग्रोथ है वो कम होती है, ये इसका अपोजिट होता है। फिर होता है एक डॉग में क्या होता है कि मार्केट जो शेयर है वो भी कम होता है, लो होता है, और जो मार्केट ग्रोथ है वो भी लो होती है, दोनों चीज़ें लो होती है। तो आपको पता चल गया होगा कि कैश काउ क्या होती है, ऐसी SBU स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, SBU होता है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो हमने इसकी वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ पे सुन लेना, क्यों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हर बार क्वेश्चन जो है वो आता है इससे रिलेटेड। तो अब अगर हम देखें इसमें कैश काउ में क्या होता है कि जो मार्केट शेयर है वो हाई होता है और जो मार्केट ग्रोथ है वो लो होती है। तो अब अगर हम ऑप्शन से मैच करें, हमारे कैश काउ एक BCG टर्म है ये, जिस बिजनेस सेगमेंट जहाँ पर जो हाई मार्केट शेयर होता है इन लो ग्रोथ मार्केट, ग्रोथ लो होती है और मार्केट शेयर हाई होता है। तो एक से थर्ड ऑप्शन मैच कर जाएगा, ए से थर्ड ऑप्शन मैच करे तो हमारा राइट ऑप्शन 4 हो गया। एक अगर आपको सिर्फ ये टर्म भी आती थी तो आप जो क्वेश्चन है उसको सोल्व कर सकते हो। चलिए बाकी जो टर्म है उनको भी समझते हैं क्या क्या होती है। क्राउन ज्वेल्स क्या होती है, कंपनी की ऐसी एसेट्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती हैं, ठीक है, नाम से ही समझ आ रहा है कि क्राउन ज्वेल्स कुछ वैल्यूएबल्स या मोस्ट प्राइस जो एसेट्स हैं कंपनी की उनको बोला जाता है। कोई फिजिकल एसेट्स भी हो सकती है या इंटेंजिबल भी हो सकती है, जैसे कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या ट्रेड सीक्रेट्स वगैरह कुछ भी हो सकता है, बस वैल्यूएबल होनी चाहिए। फिर है फॉलन एंजल एक तरह से इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वर्ड है। ये एक ऐसा बॉन्ड होता है
जो स्टार्टिंग में तो अच्छी इसकी इन्वेस्टमेंट थी, मतलब इसका ग्रेड अच्छा था, लेकिन बाद में अब ये जो जो है उसकी वैल्यू जो है वो डिक्लाइन हो गई है और एक ये जंक बॉन्ड में शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो इस टाइप का जो बॉन्ड होता है उसको बोला जाता है फॉलन एंजल। नेक्स्ट जो टर्म है वो होती है वाइट स्केयर। अब ये दो टर्म होती है, एक तो होता है वाइट स्केयर और एक होता है वाइट नाइट। अब ये वाइट स्केयर और वाइट नाइट क्या होते हैं? जब अब मतलब समझो अब आप एक कंपनी है, उसकी मतलब वो एक तरह से डिसऑनर होने वाली है, उसके काफ़ी सारे लॉसेज हैं, तो अब कोई होस्टाइल इन्वेस्टर्स, मतलब कोई एक आउटसाइडर इन्वेस्टर उसको खरीद लेता है अगर, और उस पर अपना कंट्रोल जमा लेता है, तो जो वो आउटसाइडर इन्वेस्टर होगा उसको बोला जाएगा वाइट नाइट। लेकिन अगर उस आउटसाइड इन्वेस्टर से उस कंपनी को बचाने के लिए कोई एक ऐसा इन्वेस्टर जो उस पर कंट्रोल नहीं करता कंपनी को, लेकिन फिर भी वो उसमें इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है, ताकि वो जो वाइट नाइट है यानी कि जो आउटसाइडर है वो उस पर कंट्रोल ना अपना क्रिएट कर ले, इस चीज़ से बचाने के लिए कंपनी को, अगर वो कोई एक इन्वेस्टर बिना के कंट्रोल लिए कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो उसको बोला जाता है वाइट स्केयर। ठीक है, तो एक वाइट स्केयर क्या होता है? एक इन्वेस्टर होता है जो कंपनी में स्टेक लेता है प्रिवेंट करने के लिए उसको होस्टाइल टेक ओवर से। तो अब अगर हमने ऑप्शन में मैच करें तो ये चीज़ हमने करी ली थी, कैश काउ जो है वो इस थर्ड से मैच हो जाएगा, ये एक बीसीजी टर्म है। क्राउन ज्वेल्स को मैच करें तो ये एक मोस्ट वैल्यूएबल सेगमेंट होता है कंपनी का, ठीक है, या जो मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स होती हैं मैंने बताया था। फिर फॉलन एंजल्स क्या होता है? ये एक बॉन्ड होता है जिसकी जो मार्केट वैल्यू है वो डिक्रीज हो चुकी होती है। टर्म है हमारी वाइट स्केयर क्या होता है? ये एक थर्ड पार्टी इन्वेस्टर्स होते हैं जो कंपनी को सेव करते हैं अनवांटेड टेक ओवर से। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें मैच करना है हमें, दो लिस्ट दी हुई हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेजेज को में हम कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज यूज करेंगे, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, उससे मैच करना है। अब ये जो चार्ट है मैंने आपको पहले भी दिखाया था कितना इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन जो है वो आए हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में क्या स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं हम, प्रोडक्ट प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन से रिलेटेड, इनसे काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं। तो अब हमसे पूछा है प्राइस से रिलेटेड कैसे कौन कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। तो जब इंट्रोडक्शन स्टेज पे होता है एक प्रोडक्ट तब हम कॉस्ट प्लस प्राइसिंग यूज करते हैं। ग्रोथ स्टेज पे हम प्राइस को पेनिट्रेट करते हैं मार्केट में। एंड मैच्योरिटी स्टेज पे हम हमारे जो प्राइस है उसको कॉम्पिटिटर्स के प्राइस के साथ मैच करते हैं या बीट करते हैं एक तरह से। एंड डिक्लाइन स्टेज पे हम फाइनली कट कर देते हैं प्राइसेस को, मिनिमम लेवल तक रिड्यूस कर देते हैं। अब अगर हम मूव करें हमारे क्वेश्चन पे तो इनमें मैच करें डिक्लाइन स्टेज पे हम प्राइसेस को रिड्यूस कर देते हैं मिनिमम लेवल तक। मैच्योरिटी स्टेज पे हम प्राइसेस को मैच करते हैं या बीट करते हैं कॉम्पिटिटर्स के प्राइस के साथ। एंड ग्रोथ स्टेज पे क्या करते हैं? हम प्राइस को पेनिट्रेट करते हैं मार्केट में। एंड इंट्रोडक्शन स्टेज पे हम कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मार्केटिंग टेक्निक यूज्ड फॉर डिजाइनिंग कस्टमर वैल्यू, कि कस्टमर वैल्यू को डिजाइन करने के लिए इनमें से कौन सी मार्केटिंग टेक्निक जो है उसको यूज नहीं किया जाता या उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती। तो अब अगर हम इन ऑप्शंस को देखें तो हमें सारे ही ऑप्शन जो है वो यूजफुल लग रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि सबका ही एक तरह से रोल होता होगा कस्टमर वैल्यू डिज़ाइन करने में। लेकिन हमें मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है या जिनकी ज़्यादा रेलेवेंस है उनको पिक करना होता है। तो अब अगर हम देखें सर्विस, तो क्या सर्विस से कस्टमर की वैल्यू पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता? तो अगर किसी प्रोडक्ट के साथ अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाए और एक प्रोडक्ट है जिसके साथ अच्छी सर्विस ना प्रोवाइड की जाए तो क्या कस्टमर की वैल्यू पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? ऑफ कोर्स पड़ेगा। तो सर्विस जो है उसका एक मेन रोल होता है कस्टमर वैल्यू जो है उसको डिजाइन करने में। देन कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन का हो भी सकता है कि हम जो हमारे प्रोडक्ट वगैरह हैं वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन अगर हम देखें थर्ड ऑप्शन को, ब्रांड की क्या वैल्यू है या उस चीज़ का क्या मतलब, कोई ब्रांड है उसका क्या नाम है, क्या परसेप्शंस है कंज्यूमर्स के माइंड में, तो क्या उसका इफेक्ट पड़ता है कस्टमर वैल्यू पे? क्या कोई कस्टमर एक प्रोडक्ट को खरीदता है तो उससे एक पर्टिकुलर ब्रांड का कोई प्रोडक्ट खरीदने से क्या उसकी जो वैल्यू है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है? ऑफकोर्स पड़ता है। अब काफ़ी सारे ब्रांड होते हैं, उनकी जो गुडविल है वो बहुत ज़्यादा होती है मार्केट में। तो अगर कोई कस्टमर उस पर्टिकुलर ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदता है तो उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी। तो ब्रांड जो है उनका भी एक मेन रोल होता है कस्टमर वैल्यू को डिज़ाइन करने में। इंसेंटिव्स की बात करें, अगर किसी प्रोडक्ट के साथ इंसेंटिव्स जो है वो ज़्यादा दिए जाएं और एक प्रोडक्ट है जिसके साथ इंसेंटिव्स जो है वो ना दिए जाएं, तो क्या उन दोनों में कस्टमर की जो वैल्यू क्रिएट होगी उस पर इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो इंसेंटिव्स जो है उनका भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा इंसेंटिव्स मिलेंगे कस्टमर को तो कस्टमर तो उसी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होगा। तो इसलिए जो इंसेंटिव्स है उनका भी मेन रोल होता है, ब्रांड का भी होता है और सर्विस का भी होता है। कम्युनिकेशन का हम कह सकते हैं इतना ज़्यादा नहीं होता। ओके,
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें भी मैच द फॉलोइंग दी हुई है, हमें मार्केटिंग कंसेप्ट दिए हुए हैं कुछ ब्रांड से रिलेटेड और साथ में डिस्क्रिप्शन दे रखा है लिस्ट 2 में, हमें मैच करना है कि कौन सा किसको डिफाइन करता है या कौन सा किसका डिस्क्रिप्शन है। तो ब्रांड इक्विटी, ब्रांड आइडेंटिटी, ब्रांड इमेज एंड मार्केट पोटेंशियल। पहले एक बार इनके मीनिंग समझ लेते हैं कि ये क्या होती है। ब्रांड इक्विटी क्या होती है? ब्रांड इक्विटी एक तरह से एक वैल्यू होती है एक ब्रांड की कि उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है उस पर्टिकुलर ब्रांड की। तो उस ब्रांड इक्विटी के अंदर मेनली क्या मार्केट शेयर में पे इफेक्ट पड़ता है उस ब्रांड की इमेज से, वो जो एक तरह से जो बेनिफिट्स मिलते हैं एक मार्केटर को उसके ब्रांड से, तो वो जो बेनिफिट्स हैं या जो वैल्यू ऐड करता है उसका ब्रांड, वो होती है ब्रांड इक्विटी। ब्रांड आइडेंटिटी क्या होती है कि उसकी क्या मतलब है, लुक कैसा है उस पर्टिकुलर ब्रांड का, जैसे उसका कलर क्या है, उसका डिजाइन क्या है, उसका लोगो क्या है। एक पर्टिकुलर ब्रांड का एक लुक होता है, तो वो लुक कैसा है उस ब्रांड का, वो होती है ब्रांड आइडेंटिटी। ब्रांड इमेज होती है कि एक पर्टिकुलर ब्रांड की एक कस्टमर के माइंड में या उस कस्टमर ने क्या परसेप्शन जो है वो क्रिएट कर रखी है उस पर्टिकुलर ब्रांड से रिलेटेड, वो होती है उस ब्रांड की इमेज। अब अलग अलग ब्रांड्स की अलग अलग इमेज होती है। कैसे? अब जैसे देखो जो एडिडास के शूज़ आते हैं उनकी एक तरह से ये परसेप्शंस बनी होती है कस्टमर्स के माइंड में कि वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड शूज़ होते हैं या स्पोर्ट्स शूज़ होते हैं। तो अब जैसे हर एक ब्रांड की एक अपनी इमेज होती है, कंज्यूमर्स ने कुछ इंटरप्रिटेशंस कर रखी होती है उसकी एडवर्टाइजमेंट से या उसके बारे में सुन के या उसके प्रोडक्ट्स को यूज करके एक परसेप्शन बनाई होती है। तो वो जो परसेप्शन है वही एक ब्रांड की इमेज होती है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है मार्केट पोटेंशियल। मार्केट पोटेंशियल क्या होता है कि कितना मार्केट एरिया एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए क्रिएट हो सकता है या जो डिमांड, टोटल डिमांड जो है वो क्रिएट हो सकती है। अब कोई मार्केट जो है वो छोटी मार्केट है, स्मॉल मार्केट है, तो उसका जो मार्केट पोटेंशियल है जिस भी प्रोडक्ट के लिए है वो मार्केट, तो उसका मार्केट पोटेंशियल कम होगा। और अगर कोई मार्केट जो है उसका एरिया बड़ा है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, तो वो जो मार्केट, तो उसका प्रोडक्ट का जो मार्केट पोटेंशियल है वो बड़ा होगा। तो मार्केट पोटेंशियल क्या होता है कि पूरा इंटायर साइज होता है मार्केट का, जहाँ तक जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो सेल आउट हो सकता है। अब हम मूव करें हमारे क्वेश्चन पे, तो ब्रांड इक्विटी। ब्रांड इक्विटी क्या होती है? ब्रांड इक्विटी एक तरह से गुडविल होती है या एक वैल्यू होती है एक पर्टिकुलर ब्रांड की। तो एक पुल ऑफ गुडविल कंज्यूमर्स हैव रिलेटेड टू ए ब्रांड, एक पर्टिकुलर ब्रांड से रिलेटेड। नेक्स्ट ब्रांड आइडेंटिटी। ब्रांड आइडेंटिटी क्या होती है? ये एक पहचान होती है कि कोई पर्टिकुलर ब्रांड कैसा दिखता है, उसका क्या कलर, डिजाइन, लेबल उसका है कैसा, दिखने में कैसा, वो ब्रांड आइडेंटिटी होगी। नेक्स्ट है ब्रांड इमेज। ब्रांड इमेज एक इंटरप्रिटेशंस होती है कंज्यूमर्स के माइंड में पर्टिकुलर ब्रांड से रिलेटेड। तो ये मेंटल परसेप्शंस और एसोसिएशंस ऑफ कंज्यूमर्स रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर ब्रांड। एंड मार्केट पोटेंशियल। मार्केट पोटेंशियल तो वही कि मैक्सिमम कितनी डिमांड जो है एक प्रोडक्ट की हो सकती है या एक मार्केट शेयर कितना है, कितना हो सकता है एक पर्टिकुलर ब्रांड का, वो होता है मार्केट पोटेंशियल। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज आर कवर्ड इन सोशल मार्केटिंग। इनमें से कौन सी इश्यूज जो हैं वो सोशल मार्केटिंग में कवर होते हैं। अब सोशल मार्केटिंग क्या होती है? सोशल मार्केटिंग होती है जो सोशल वेलफेयर से रिलेटेड चीज़ों की मार्केटिंग की जाए, ठीक है, सोशल बेनिफिट्स के लिए मार्केटिंग की जाए, वो होती है सोशल मार्केटिंग। तो ये जो मेनली मार्केटिंग है वो गवर्नमेंट ही करती है कि सोशल वेलफेयर से रिलेटेड। वैसे बिजनेसेस भी करते हैं जो सोशल वेलफेयर से रिलेटेड होते हैं या जो उनके पर्टिकुलर प्रोग्राम्स होते हैं उनमें। तो अब देखो सोशल मार्केटिंग से रिलेटेड इनमें से कौन से इश्यूज हैं वो कवर होते हैं। तंबाकू। अब तंबाकू देखो, इनसे रिलेटेड काफ़ी बार गवर्नमेंट जो है वो अवेयरनेस फैलाती है या और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो अवेयरनेस फैलाते हैं। तो अब जो तंबाकू है वो एक सोशल मार्केटिंग के अंदर कवर होता है, ऑफ कोर्स होता है। फैमिली प्लानिंग, फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड, सोशल वेलफेयर से रिलेटेड ही वर्क हो गया। पब्लिक हेल्थ भी सोशल वेलफेयर से रिलेटेड एक्टिविटी है। फाइनेंशियल वेलबींग भी और सोशल गुड्स भी। तो ये जो सारे ऑप्शंस हैं ये एक तरह से सोशल वेलफेयर से रिलेटेड प्रोग्राम्स जो है उनसे रिलेटेड है। तो ये सारे सोशल मार्केटिंग के अंडर कवर होते हैं। तो राइट जो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ वन, ABCD&E। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कंसंट्रेशन ऑफ मार्केटिंग एफर्ट ऑन ए स्मॉल बट स्पेसिफिक एंड वेल डिफाइंड सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड। कि जब हम जो सारे मार्केटिंग एफर्ट्स है उनको एक स्मॉल या स्पेसिफिक एरिया के ऊपर कंसंट्रेट किया जाए तो वो जो है वो किस टाइप की मार्केटिंग होगी। बहुत सारे ऑप्शन है, निच मार्केटिंग होगी, फ्रेंचाइजी, एम्बूस मार्केटिंग या वायरल मार्केटिंग। सबसे पहले इनके मीनिंग समझते हैं। जो निच मार्केटिंग है वो क्या होती है, जिसके अंदर हम एक स्मॉल सेगमेंट ले लेते हैं एक टोटल मार्केट का और उसको उसकी जो पर्टिकुलर डिमांड्स हैं उनको सेटिस्फाई करते हैं एक स्मॉल सेगमेंट की। एम्बुश मार्केटिंग क्या होती है? इसके अंदर एक कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइजमेंट करती है। किस तरीके से? कोई पब्लिक इवेंट वगैरह हो उसके अंदर अपने प्रोडक्ट को एक तरह से उनके साथ एसोसिएशन बना के अपने प्रोडक्ट का
उनको ये रिलेट करवाती है कि भाई जो पर्टिकुलर कंपनी है उसके जो प्रोडक्ट हैं वो इससे रिलेटेड है, या कोई और बड़ी जो कंपनी है उससे रिलेटेड वो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रही है, तो वो कंपनी जो है क्या करती है, वो अपने प्रोडक्ट्स को उस इवेंट से या उस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेट करती है ताकि उसकी भी साथ में एडवर्टाइजमेंट हो जाए। तो ये होती है एम्बूस्ट एडवर्टाइजिंग। जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई गेम वगैरह हो रहे हैं तो वो उनमें अपने प्रोडक्ट को रिलेट करवाती है, उनको साथ एसोसिएशंस बनाने की कोशिश करती है और एक तरह से अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एडवर्टाइजमेंट करती है, उनकी एडवर्टाइजमेंट करती है। ठीक है। नेक्स्ट है वायरल मार्केटिंग। वायरल मार्केटिंग में क्या होता है कि एक कोई पर्टिकुलर, जब जैसे वायरल क्या होती है, कोई भी क्लिप वगैरह वायरल हो जाती तो कंपनी क्या करती है, अपनी कोई एक छोटी सी वीडियोज वगैरह या कोई भी प्रोडक्ट इस तरीके से वायरल करवाती है कि उसमें कुछ मतलब ऐसी चीज़ बाय वर्ड ऑफ माउथ भी हो सकती है वो, कि कोई और बंदा उसको प्रमोट करे और फिर उसको वायरल करवा देती है ताकि जो कंपनी है उसके बारे में सबको पता चले, या जो कंपनी है उसकी एडवर्टाइजमेंट हो, एक तरह से लोगों को पता चले। अब जैसे कोई भी वायरल न्यूज़ होती है तो इससे क्या होता है, जिस चीज़ भी पर्सन या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वो चीज़ें वायरल हो रही है सबको पता चल जाता है उसके बारे में, तो उससे एडवर्टाइजमेंट भी होती है। तो वायरल मार्केटिंग में होता है कि वायरल करके कोई क्लिप वगैरह या कोई वीडियोस वगैरह सोशल मीडिया पे, उससे जो कंपनी अपनी मार्केटिंग करती है उसको बोलते हैं वायरल मार्केटिंग। अब हम आए हमारे क्वेश्चन पे, तो जो इसमें बोला था कि कंसंट्रेशन करने अपने सारे मार्केटिंग एफर्ट को एक स्मॉल सेगमेंट पे, तो ये कौन सी होती है, ये होती है निच मार्केटिंग। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस बायर्स आर डिवाइडेड इन साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में हम किन बेसिस पे डिवाइड करते हैं। ये चार्ट मैंने पहले भी दिखाया था, जहाँ पे बिहेवियर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था वो अलग शिफ्ट में था, यहाँ पर साइकोग्राफिक से पूछा गया है। तो साइकोग्राफिक में क्या क्या कवर होते हैं वेरिएबल, सोशल क्लास क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, क्या वैल्यूज हैं उसकी, साइकोलॉजी से रिलेटेड में। अब देखो अब साइकोग्राफिक में क्या कवर होंगे। अब हम देखें हमारे क्वेश्चन पे, तो लॉयल्टी स्टेटस नहीं आएगा, लाइफस्टाइल, हाँ लाइफस्टाइल कवर होगा, बायर्स रेडीनेस स्टेज नहीं आएगी, वैल्यूज़ क्या है आएंगी, और यूजर स्टेटस भी नहीं आएंगे। तो बी और डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट तो नहीं, ये तो हो गया। Which one of the following categories of customers are opinion leaders who carefully search for new technology that might given them a dramatic competitive advantage। ये अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायर्स दे रखे हैं, इनमें से ये वो बायर्स कौन से होते हैं जो ओपिनियन लीडर्स होते हैं और जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ को प्रेफर करते हैं लेकिन थोड़ा केयरफुली। ये जो चार्ट है मैंने आपको पहले भी दिखाया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। इनोवेटर्स होते हैं जो सबसे पहले एक प्रोडक्ट है उसको यूज़ करते हैं, फिर अर्ली अडोप्टर्स, अर्ली मेन स्ट्रीम, लेट मेन स्ट्रीम, और फिर लैगिंग अडोप्टर्स जो बिल्कुल लास्ट में करते हैं। तब अब जो क्वेश्चन है उसके अंदर पूछा है कि जो ओपिनियन लीडर्स भी हो लेकिन थोड़ा केयरफुली भी नई टेक्नोलॉजीज को यूज करें, तो ऐसे कौन से होंगे। अब देखो इनोवेटर्स है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में करते हैं लेकिन वो केयरफुली नहीं करते, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही कर लेते हैं चाहे फुल रिस्की होते हैं। तो इनोवेटर्स तो जो है वो केयरफुली नहीं करते। अर्ली मेजोरिटी और लेट मेजोरिटी ये तो बाद में करते हैं, जब एक एवरेज पीपल ऑफ मतलब एवरेज पीपल्स ने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज कर लिया हो तब ट्राई करते हैं ये, तो ये भी नहीं होते ओपिनियन लीडर्स। ओपिनियन लीडर्स होते हैं अर्ली अडोप्टर्स, वो सबसे पहले यूज करते हैं प्रोडक्ट को लेकिन केयरफुली ढंग से सर्च करने के बाद उसको। ओके। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेज इन द मार्केटिंग प्रोसेस ऑफ एन एंटरप्राइज। अब मार्केटिंग प्रोसेस की स्टेजेज हैं, इनको अरेंज करना है हमें सीक्वेंस वाइज। अब देखो इनको रीड आउट करते हैं। मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केटिंग रिसर्च, कंट्रोल एंड इवेल्युएशन ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम। तो अब ये जो क्वेश्चन है आपको अपनी कॉमन सेंस से करना है, आपको मार्केटिंग का मीनिंग क्लियर है तो आप इनको अरेंज कर सकते हो। अब अगर हम लास्ट ऑप्शन को देखें, कंट्रोल एंड इवेल्युएशन ऑफ ए मार्केटिंग प्रोग्राम, कब हम इवेल्युएट करते हैं मार्केटिंग प्रोग्राम्स को, जब एक सारी जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट हो जाती है तभी हम उनको इवेल्युएट करेंगे। तो जो ऑप्शन है वो आएगा बिल्कुल लास्ट में, तो हम सेकंड को एक्सक्लूड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ई जो है वो लास्ट में नहीं दे रखा। फिर हमारे पास बचेगी 4 ऑप्शन। अब इसमें है मार्केटिंग रिसर्च और मार्केटिंग प्लानिंग। पहले रिसर्च करेंगे या पहले प्लान तैयार करेंगे, पहले रिसर्च करेंगे और फिर ही उसके बाद ही हम हमारा प्लान जो है वो बनाते हैं, उस रिसर्च के बेसिस पे कुछ चीज़ें जानते हैं। तो पहले मार्केटिंग रिसर्च, फिर हम हमारा मार्केटिंग प्लान जो है वो प्रिपेयर करेंगे एंड देन हम हमारा मार्केटिंग मिक्स है उसको डिसाइड करेंगे और जो फिर फाइनली हमने जो प्रोग्राम बनाया है उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे एंड इम्प्लीमेंट करने के बाद ही हम उन प्रोग्राम्स को कंट्रोल करेंगे या इवेल्युएशन करेंगे उनका कि हमने जो परफॉर्मेंस है वो अचीव की या नहीं। तो अब इन ऑप्शंस को हम मैच करें तो हमारा D, C, A से ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। ओके।
तो ये थी आज के क्वेश्चंस। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।